नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने के अलावा कुछ महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आपके इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई बताई या सुनाई जाती है जो और चैनलों पर होती नहीं है या होने नहीं दी जाती है। तो विश्लेषण से पहले कुछ जरूरी बात। नरेंद्र मोदी का यह मंत्रिमंडल राजपूत विहीन मंत्रिमंडल था। अब राजनाथ सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत को अगर आप राजपूत मानने की भूल कर रहे हैं तो आप मानिए, इन लोगों को मैं राजपूत नहीं मानता। ये नीच प्रवृत्ति के लोग हैं। राम के आगे सिंह लिखने से कोई सिंह नहीं होता है, क्योंकि जब जब राजपूतों का मानमर्दन हुआ है तो इन लोगों को मोदी ने आगे खड़ा किया है और ये लोग बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिए हैं। चाहे वो पद्मावत के टाइम में रहा हो या आरक्षण के टाइम में रहा हो या जो भी मुद्दा रहा हो, इन लोगों ने अपने भरपूर राजनीतिक इच्छा शक्ति से क्षत्रिय समाज का विरोध किया है। बिहार में भूमिहार को लिया गया, पासवान को लिया गया, दलित और अति दलित को भी लिया गया, लेकिन राजपूत को राज्य मंत्री उप मंत्री के रूप में भी नहीं लिया गया। अब बिहार में राजपूतों का वोट शायद नरेंद्र मोदी को नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी को यह गुमान है कि मेरे नाम पर वोट पड़ेगा, मोदी की गारंटी। मोदी भूल गए हैं, अब की बार उनकी गारंटी का उनको एहसास हो गया है। क्षत्रियों ने इसके पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश में नोटा का सोटा चला करके बताया था, लेकिन वो जानने की भूल नहीं की। असल में मोदी के सामने एक दिवा स्वप्न हमेशा रहता है। दिवा स्वप्न दिन में स्वप्न देखना, मतलब उनको मसीहा बनने की भूख है। वो अंबेडकर साहब बनना चाहते हैं, वो काशीराम जी बनना चाहते हैं, वो बुद्ध बनना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से शुद्ध व्यक्ति नहीं है। वो लोग शुद्ध व्यक्ति थे, अपने कौम अपने समाज की बात रखते थे और लड़ जाते थे समाज से। तब उनका समाज उनको पूजा देवता बना दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस बनिया समाज से आते हैं उसको छोड़ करके दलित और पिछड़ों का मसीहा बनने की भूत और सनक सवार है। अब की बार 2024 के चुनाव में एक भी दलित और पिछड़ा समुदाय ने उनको वोट नहीं दिया। वोट क्षत्रिय ब्राह्मण भूमिहार ही दिया। मंत्रिमंडल के गठन में उन्होंने उनको ठेंगा दिखा दिया, खासतौर से राजपूतों को तो बिल्कुल ही दिखा दिया। अब राजपूत समाज इनको क्या करेगा मैं समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश का चुनाव, फिर हरियाणा का चुनाव, हिमाचल का चुनाव, यह सब चुनाव आगे है। पहले तो जो 3 राज्य का चुनाव होने वाला है, दिल्ली, हिमाचल और हरियाणा, इनमें राजपूत समाज का क्या रुख होता है वो देखने वाली बात है। पंजाब से बेअंत सिंह के नाती को किसी सदन के सदस्य ना होते हुए मंत्रिमंडल में लिया गया। केरल से कुरियन को किसी सदन के सदस्य ना होते हुए मंत्रिमंडल में लिया गया। तो यह काम आर.के. सिंह के लिए भी किया जा सकता था। आर.के. सिंह ने तो बहुत काम किया है। आर.के. सिंह ने जितना काम किया है संसद के रूप में और मंत्री के रूप में, उतना तो कोई नहीं किया। लेकिन राजपूत समाज के प्रति उनकी नाराजगी, राजपूत समाज को ठेंगे पर रखना और यह समझना कि भाई राजपूत झक मार के हमरे यहाँ आएगा, कहाँ जाएगा की सोचने उनको यह करने की छूट दी कि भाई मंत्रिमंडल में उन्हें ना लो, कुछ नहीं होने वाला है। खैर, यह राजपूत की व्यथा पर गथा नहीं था, पुरानी शराब और पुरानी बोतल पर परिचर्चा थी। कुछ मिनटों से बात करेंगे। मित्रों, नीरज शेखर तो मान लिया चुनाव हार गए इसलिए नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री के बेटा तो उनको लिया जा सकता था। 2007 से मंत्रिमंडल में थे, नहीं लिया गया। खैर मित्रों, मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट के वो सारे मंत्री हैं जिन्होंने भाजपा का लुटिया पूरे देश भर में डुबोया। उन्हीं लोगों को दोबारा रिपीट किया गया। हालांकि राजनाथ सिंह की तो भाग्य में, बोलते हैं ना, बिल्ली के भाग्य छीका टूटा। नरेंद्र मोदी को अगर 300 प्लस का बहुमत आ जाता, राजनाथ नितिन गडकरी मार्गदर्शन मंडल में जाते, जैसे आडवाणी और जोशी गए थे या गए हैं। लेकिन कई बार आपका तकदीर आपके साथ हो जाता है तो
बबूल के नीचे आम मिल जाता है। राजनाथ सिंह के लिए वही हुआ। मोदी को बहुमत से सीटें कम रह गई और इस स्थिति में वो राजनाथ सिंह का विरोध नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते। नितिन गडकरी जैसा भारी भरकम आदमी जिस पर संघ का कृपा है उसको भी नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए इन दोनों को तो मजबूरी में रिपीट करना पड़ा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को किस लिए लिया समझ में नहीं आ रहा है। इस मंत्रिमंडल में शायद बार्गेनिंग पावर को प्राथमिकता दी गई। चिराग पासवान ने बहुत मेहनत किया है, बड़ा ईमानदारी की है, 5 का 5 सीट दिया है, उसका कैबिनेट मंत्रालय बनता भी है क्योंकि वो एकदम हनुमान की तरह से जो उसको किया कहा गया, जो जॉब असाइन की गई वो किया। लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या हुआ। एक तो इस मंत्रिमंडल में एक चीज नहीं समझ में आई कि सीरियलिटी क्या थी। जैसे पहले मंत्रिमंडल में हो जाता था ना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जैसे राजनाथ सिंह अमित शाह हुए, उसके बाद नितिन गडकरी हुए, या एक तो सीरियल समझ में आता है, लेकिन उसके बाद सीरियल गड़बड़ा गया। ना तो अल्फाबेट के हिसाब से हुआ ना सीरियलिटी के हिसाब से हुआ। मतलब 3 बार का जीता सांसद बाद में शपथ लिया, पहली बार का जीता सांसद पहले शपथ लिया, या कैबिनेट मंत्री के टाइम में भी देखा गया और राज्य मंत्री के टाइम में भी देखा गया। कई ऐसे लोग थे जो लगातार 2-3 बार से राज्य मंत्री थे जिनको प्रमोट की जरूरत थी, उनको प्रमोट नहीं किया गया, और कई ऐसे लोग थे जो पहली बार आए और कैबिनेट पा गए। 2-3 उदाहरण देके वीडियो बंद करूंगा क्योंकि लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस चली पोगराई वाला हाल है। मैं दिल्ली में रहता हूं, पहले दिल्ली की बात करूं। दिल्ली में मनोज तिवारी लगातार 3 बार से सांसद है, पूर्वांचल का चेहरा है, सेलिब्रिटी है, देश विदेश में कहीं उसके नाम पर 1-2 लाख लोग खड़ा हो जाते हैं, भीड़ रैली के रूप में तब्दील हो जाती है। लेकिन पहली बार जीते हुए सांसद को कैबिनेट में लिया गया। मनोज तिवारी के लिए क्या सोचा गया मैं नहीं समझ पा रहा हूं। वही हाल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एसपीएस बघेल राज्य मंत्री पा रहे हैं और मुलायम परिवार से लगातार लड़ रहे हैं, अभी भी वो राज्य मंत्री है। तो इसमें मोदी ने क्या सोचा है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। एक बात जरूर दिखा, नरेंद्र मोदी 2019 और 2014 में कहे थे कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब कम मंत्री और ज्यादा काम। वो चीज आज नहीं रही। 7:15 बजे से शुरू हुआ मंत्रिमंडल, 9:45 बजे तक रहा, करीब 3 घंटा तक। देश भर के सेलिब्रिटी उद्योगपति इस उमस भरी गर्मी में सूख रहे होंगे, तो उनका तो अपना मतलब था। इतनी भारी भरकम मंत्रिमंडल गठबंधन के दबाव में किए या अपने स्वभाव में किए, ये तो मोदी बताएंगे। लेकिन इस पूरे मंत्रिमंडल में अगर कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी तो वह यह कि कुछ नए चेहरों को राज्य मंत्री के रूप में लिया गया है जो भाजपा की अगली खेप तैयार करेगी, और यह होना चाहिए। इस पूरे मंत्रिमंडल में यही चीज मुझे अच्छा लगा। कुछ नए बच्चों को लिया गया है जो पहली बार आए हैं या नौजवान हैं, 50 वर्ष या उसके आसपास की उम्र के हैं, उन लोगों को लिया गया है, और यह शुभ संकेत है क्योंकि अगली पीढ़ी अगर तैयार नहीं होगी तो ये लोगों के बाद सीट कब्जा कौन करेगा, उस पर कौन आएगा। सबसे ज्यादा निराशा मुझे उत्तर प्रदेश की तरफ से हुआ। माना कि उत्तर प्रदेश ने आपके चाहने से सीट कम कर दिया। ये ध्यान रखा जाए कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोगों ने सीट कम नहीं किया, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की वजह से सीट नहीं कम हुआ। दिल्ली भाजपा का अथक प्रयास से उत्तर प्रदेश में सीट कम हुआ, क्योंकि जिन जिन लोगों को जीत की गारंटी थी दिल्ली भाजपा के कदावर नेताओं ने उसकी टिकट एन मौके पे काट दिया। और सभी चरणों के सर्वेक्षण में जिन नेताओं पर प्रश्न उठा था कि अगर इनको देंगे तो ये जमानत भी नहीं बचा पाएंगे और आसपास की भी सीट हार जाएंगे, उन लोगों को ही टिकट दिया गया। और वो एज यूजुअल हारे, क्योंकि उनको हारने के लिए दिया गया था। वह इसलिए कि मोदी अगर थोड़ा कमजोर होते हैं तो योगी प्रधानमंत्री की दावेदारी ना कर दे, क्योंकि देश भर में मोदी के बाद योगी का ही नाम आ रहा है। तो मोदी मंत्रिमंडल के कुछ लोग जो अपने आप को मोदी के सहयोगी कहते हैं या मोदी के नजदीकी बताते दिखाते हैं, उन्हें लगा कि भाई मोदी के बाद मैं क्यों नहीं, और मैं तभी होऊंगा जब उत्तर प्रदेश में योगी कमजोर होंगे। लेकिन वो भूल रहे हैं कि मुझ जैसा साधारण आदमी जब इस खेल को समझ रहा है तो बाकी उत्तर प्रदेश की जनता क्यों नहीं समझ रही है। आपको एक बात बता दूं कि ये जो दूसरा कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का था, वो अकेला योगी आदित्यनाथ का था, और तब से ही दिल्ली भाजपा को
पेट में दर्द हो रहा है, मोरोड़ हो रहा है, परेशानी हो रही है। पुष्ट खबरों से हम सामाजिक लोग हैं, लोगों से बात करते हैं, चर्चा करते हैं। बहुत से संघ के मजबूत लोगों ने, बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों ने, पत्रकारों ने चर्चा में कहा कि योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए पूरी भाजपा लगी थी और हर आदमी की इच्छा थी कि योगी को हरा दिया जाए, क्योंकि योगी कहने के बाद भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दिए औरों की तरह, वो अड़ गए उत्तर प्रदेश की सेवा करने से, तो उनको हरवा करके हटाया गया। लेकिन योगी का काम इतना ज्यादा था, नाम इतना ज्यादा था कि उत्तर प्रदेश जनता ने सिर्फ योगी और सिर्फ योगी के नाम पर वोट दिया और वही मलाल उन लोगों ने एमपी के चुनाव में निकाला। उन्हें और जगह से उम्मीद थी कि और जगह पर सीटें बढ़ेंगी, अगर यूपी से कम भी होता तो सरकार हमारा बन जाएगा, और एज यूजुअल यही हुआ। हालांकि पश्चिम बंगाल से उनको अपेक्षाकृत सीटें कम मिली, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से उन लोगों ने ज़्यादा उम्मीद पाल रखा था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। समझौते में सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही है, कितना दिन चलेगी, कैसा चलेगी मैं नहीं जानता, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह की राजनीति करते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि वो दबाव की राजनीति करेंगे। और गठबंधन वाले लोग भी ये समझ रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा दबाव नहीं बनाएंगे। मंत्रिमंडल के गठन से यह दिख गया कि किसी का दबाव काम नहीं आया, जो उन्होंने कहा वही किया, जो उन्होंने चाहा वही किया। मतलब गठबंधन के लोगों को उनके हैसियत के अनुसार ही सीट दी गई, मनमाने तरीके से उनको कुछ नहीं दिया गया। और ये मैं मानता हूँ कि अगर गठबंधन वाले लोग सरकार से समर्थन वापस ले लेते हैं तो नरेंद्र मोदी मिड टर्म पोल के लिए रिक्वेस्ट करवा लेंगे, और मिड टर्म पोल होगा तब अब की बार 400 नहीं 500 भी पार हो सकती है, क्योंकि देश की जनता ये समझ गई है कि मोदी के लिए, देश और देश के लिए मोदी कितना जरूरी है। अंत में एक मलाल मुझे रहा, तमिलनाडु का पुलिस अफसर जो कर्नाटक कैडर का IPS अफसर थे, अन्नामलाई, अगर कई लोगों को लिया गया तो अन्नामलाई को भी लेना चाहिए था। नया है, पुलिस अफसर है और तमिलनाडु में एक सेलिब्रिटी फेस है, मोदी को उसको लेना चाहिए था। पता ना क्यों नहीं लिए, मैं नहीं समझ पा रहा। लेकिन खैर, अगर इस सब बातें समझ जाता तो मैं प्रधानमंत्री नहीं होता। मैं प्रधानमंत्री नहीं, अपने गांव का प्रधान भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी इतना समझदार नहीं हूँ, और जो चीज़ें वो समझ पा रहे हैं वो मेरे पास समझने की शक्ति नहीं है। फिर भी नई कैबिनेट को शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो पिछली बार गलतियाँ हुई हैं वो अब की ना हो। मतलब वंदे भारत ट्रेन चल रही है, गरीब भारत ट्रेनें भी चलें, जनरल क्लास की डब्बा बढ़े और जनरल क्लास के पैसेंजरों का आवागमन की व्यवस्था ज़्यादा सुदृढ़ हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत तो खूब चलाया, वो अमीरों की ट्रेन है, उसका किराया हवाई जहाज के किराए के बराबर है, लेकिन जनरल बगी का संख्या नहीं बढ़ाया, जनरल डिब्बा की कोई रेल नहीं चलाया। नरेंद्र मोदी से अनुरोध है कि जिस जिस रूट पर वंदे भारत चलती है उस रूट पर उसके ही थोड़ी देर बाद या थोड़ी देर पहले जनरल ट्रेन जरूर चलाई जाए। हम जैसे गरीब आदमी जिनके पास पैसा नहीं है वंदे भारत में टिकट लेने का, वो उस गरीब ट्रेन में चल सके, तभी आप सर्व समाज के हित चिंतक कहे जाएंगे। जो आप में नहीं दिखा वो इस बार दिख जाए। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और जय सोना समाज, जय राजपूताना। अकल आ जाएगी ठिकाना अगर इस बार दिखा दिया आपने अंगूठा का निशाना। जय